अब देखिए जो क्वीन होती है इसकी एग लेइंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा एग लेइंग करती है। यानी कि आप ये कह लीजिए कि 24 घंटे में ये 70 से 80 हज़ार एग लेइंग करती है। सोचिए 70 से 80 हज़ार एग लेइंग, यानी पर डे 70 से 80 हज़ार एग लेइंग करती है। कुल मिलाकर कहिए कि ये हर सेकंड एक एक एग लेइंग करती है, एक एक अंडे देती रहती है, प्रति सेकंड अंडे देती है। आप इसे अंडे देने वाली मशीन कह सकते हैं, जैसे कोई मशीन हो अंडे देने वाली, थके न, ऐसी मशीन है ये क्वीन, जो टर्माइट की क्वीन होती है। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं JS सर क्लासेस। आज हम सभी पढ़ेंगे लाइफ साइकिल डैमेज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ टर्माइट। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल डैमेज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ टर्माइट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो आपको सबसे पहले हेडिंग डाल देना रहेगा लाइफ साइकिल ऑफ टर्माइट। तो इस क्वेश्चन में तीन बातें एक ही साथ पूछ दिया गया है। लाइफ साइकिल भी दिखाइए और यह किस प्रकार के पदार्थों को डैमेज करते हैं, किस प्रकार की वस्तुओं को और कैसे डैमेज करते हैं ये भी बताइए। साथ साथ डैमेज तो करते हैं लेकिन इनका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, कैसे इनका रोकथाम किया जा सकता है ये भी बताइए। तो तीन बातें एक ही क्वेश्चन में पूछ दिया गया है। तो सबसे पहले आपको आंसर में हेडिंग डाल देना रहेगा लाइफ साइकिल ऑफ टर्माइट, और जो ही आप हेडिंग डाल देंगे उसके बाद इस तरह का फिगर आप एग्जाम में ड्रा कर देंगे। अगर आप इससे जटिल फिगर बनाते हैं तो भी आपको कठिनाई हो सकती है, या फिर अगर इससे कम फिगर या इससे आसान करेंगे तो गलत भी हो सकता है। तो एकदम टिपिकल टाइप का जो डायग्राम टर्माइट के लिए होना चाहिए वो मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया है। आपको इसमें कुछ भी अलग से ना जोड़ना है ना घटाना है, ऐसे ही फिगर आप एग्जाम में ड्रा कर दीजिएगा। अब इसके बाद फिर लिखना क्या है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, एकदम सटीक उत्तर बनाया हुआ है। आपको ऐसे ही बिल्कुल एग्जाम में लिखना रहेगा। तो कैसे लिखना है ये तो आप तभी लिख पाएंगे जब आप इसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीटली समझते रहेंगे तब। इसके पहले आप जान लीजिए कि जो टर्माइट है वह एक प्रकार का इंसेक्ट है और इसको व्हाइट एंट या फिर दीमक या फिर देवका भी कहा जाता है। अब इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि जो टर्माइट की कॉलोनी है इसमें कई तरह के कास्ट पाई जाती हैं। ये कौन सी कास्ट हैं और उनका क्या काम है, किस तरह की ये कास्ट होती हैं, ये सारा डिटेल इसके पहले वाले वीडियो में मैंने दे दिया है। अगर नहीं देखें तो वीडियो आप जा करके देख लीजिए, तभी आप लाइफ साइकिल समझ पाएंगे। अगर आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पता रहेगा तो आप किसी भी कीमत पर इसकी लाइफ साइकिल नहीं समझ सकते हैं। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो इसके प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, या फिर आई बटन पर क्लिक करके तुरंत देख लीजिए। अगर आप इसको जानते रहेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो पक्का आप लाइफ साइकिल समझ जाएंगे। अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो आपको टर्माइट से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और आपको 100% याद भी हो जाएगा। फिर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आइए हम इसकी लाइफ साइकिल शुरू करते हैं वहाँ से। जैसे मान लीजिए एक कॉलोनी है और उसमें सभी प्रकार के सदस्य यानी सभी प्रकार की कास्ट मौजूद हैं। अब सभी प्रकार की कास्ट में एक कास्ट होती है जिसको कहते हैं कॉलोनाइजिंग एडल्ट या फिर कहते हैं विंग्ड एडल्ट। कॉलोनाइजिंग एडल्ट का मतलब ये कॉलोनी के यंग एडल्ट होते हैं और इसके अलावा इनके पास पंख भी होता है, इसलिए इनका दो नाम दिया जाता है, कॉलोनाइजिंग एडल्ट और विंग्ड एडल्ट। अब देखिए अगर आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखेंगे तो आपको तुरंत भ्रम होने लगा होगा कि आखिर ये कौन सी कास्ट होती होंगी, कैसी कास्ट है, इसके अलावा और कितनी कास्ट होती होंगी, ये सारा संदेह आपके मन में आने लगा होगा। लेकिन अगर देखे होंगे तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि कॉलोनाइजिंग एडल्ट एक प्रकार की रिप्रोडक्टिव कास्ट होती है। तो जो कॉलोनाइजिंग एडल्ट होते हैं रेनी सीजन में उनके पास पंख आ जाते हैं और देखिए ये एक प्रकार की न्यूक्टियल फ्लाइट करते हैं, यानी कि एक प्रकार की उड़ान भरते हैं, जिस उड़ान के दौरान वह आकाश में जाते हैं यानी हवा में उड़ते हैं और वहाँ पर कॉपुलेशन करते हैं। कॉपुलेशन का मतलब वहाँ पर मैथुन करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं, सीधा सीधा आप कह लीजिए। और रिप्रोडक्शन के दौरान ही उनके जो पंख होते हैं वो झड़ जाते हैं, यानी कि उनकी बॉडी से अलग हो जाते हैं। और आपको पता है कि जब पंख से ही उड़ते थे और जब पंख खत्म हो गया, अलग हो गया, तो उनको जमीन पर आना तय है। तो ये देखिए यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ये विंग्ड एडल्ट हैं और ये एक प्रकार की रिप्रोडक्टिव कास्ट है और इनको कॉलोनाइजिंग एडल्ट भी कहा जाता है। तो न्यूक्टियल फ्लाइट के दौरान ये उड़ते हैं, इनको पाखी भी कहा जाता है। आप सुने भी होंगे पाखी, रेनी सीजन में ये निकलते हैं।
अब ये देखिए जब ये उड़ते हैं तो उसी समय कॉपुलेशन करते हैं और कॉपुलेशन के दौरान ही इनके पंख झड़ जाते हैं और उसी समय ज़मीन पर आ जाते हैं। तो फिर जिस कॉलोनी से ये उड़े होते हैं वहाँ पर नहीं जाते हैं, ये जहाँ पर गिरते हैं वहीं पर अपनी कॉलोनी का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए जब पंख गिर जाते हैं तो इसके बाद देखिए जो मेल होता है वो किंग का काम करता है, यानी किंग के रूप में चेंज हो जाता है, और जो फीमेल कॉलोनाइजिंग एडल्ट होता है वो क्वीन के रूप में चेंज हो जाता है। अब दोनों जब जमीन पर गिरते हैं तो वहीं जो है अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं। एक बात आप ये भी जानते रहिए, जिनके पास पंख होता है, पंख जब तक होता है तब तक इन्हें एलेट कहा जाता है, और जब पंख निकल जाता है, पंख हट जाता है, गिर जाता है, तो इनको डीलेट कहा जाता है। डिलीट नहीं, डीलेट कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए जो किंग और क्वीन है, इसके पहले कॉपुलेशन हो चुका है उड़ने के ही दौरान। अब इसके पास जब देखिए क्वीन का कॉपुलेशन हो जाता है तो इसका जो एब्डोमिनल पोर्शन होता है, यानी पेट वाला रीजन होता है, वो ज़्यादा फूल जाता है। तो इस पेट के फूलने वाली दशा को कहते हैं फाइसोगैस्ट्रिज्म। क्या कहते हैं? फाइसोगैस्ट्रिज्म। आप इसे याद रखिएगा, कभी ना कभी आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में मिल सकता है। अब देखिए जो क्वीन होती है इसकी एग लेइंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा एग लेइंग करती है, यानी कि आप ये कह लीजिए कि 24 घंटे में ये 70 से 80 हज़ार एग लेइंग करती है। सोचिए 70 से 80 हज़ार एग लेइंग, यानी पर डे 70 से 80 हज़ार एग लेइंग करती है। कुल मिलाकर कहिए कि ये हर सेकंड एक एक एग लेइंग करती है, एक एक अंडे देती रहती है, प्रति सेकंड अंडे देती है। आप इसे अंडे देने वाली मशीन कह सकते हैं, जैसे कोई मशीन हो अंडे देने वाली, थके न, ऐसी मशीन है ये क्वीन, जो टर्माइट की क्वीन होती है। बहुत ज़्यादा एग लेइंग करती है। अब देखिए 70 से 80 हज़ार एग लेइंग करना आसान नहीं है। अब ये देती होगी, इसको पता होगा कैसे देती होगी, हम लोगों से क्या, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 70 से 80 हज़ार एग लेइंग करती है। एग लेइंग करने के बाद 1 हफ्ते तक एग जैसे का तैसे पड़े रहते हैं, यानी कि 1 सप्ताह इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो इसके बाद फिर देखिए जो एग होते हैं वो हैच करना शुरू कर देते हैं, यानी कि फूटने लगते हैं अंडे। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद लगभग ये हैच करना शुरू कर देते हैं, और फिर इसके बाद देखिए इसमें से निम्फ निकल जाते हैं। अब जितने भी निम्फ निकलते हैं सभी निम्फ लगभग सेम होते हैं। निम्फ के दौरान इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता है, सभी निम्फ एक ही तरह के होते हैं, और जब तक ये निम्फ के कंडीशन में रहते हैं तब तक इनका देखभाल सब क्वीन ही करती है। अभी देखिए नई कॉलोनी है, इसके अंदर और किसी भी प्रकार के कोई भी कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ क्वीन है और किंग है। यहाँ तक कि आप दूसरे प्रकार के इंसेक्ट में सुने होंगे कि कॉपुलेशन के दौरान जो मेल होता है, नर होता है, उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन टर्माइट की केस में ऐसा नहीं है, इसमें मेल और फीमेल साथ रहते हैं। और कॉलोनी बनाने के बाद जो एग लेइंग करती है फीमेल, इसके बाद जो निम्फ निकलते हैं, निम्फ बनते हैं एग हैच करने के बाद, उनका सारा देखभाल, इसके अलावा कॉलोनी में जो भी काम है उसमें फूड मटेरियल स्टोर कराना, कॉलोनी बनाना, निम्फ की देखभाल करना, ये सारा काम जो है ये क्वीन ही करती है, क्वीन ही इसका संचालन करती है। अभी जब कॉलोनी पुरानी हो जाएगी, इसके अंदर और सारे कैंडिडेट डेवलप हो जाएंगे, तब वो सब काम देखेंगे, लेकिन उसके पहले अभी तो इसमें सिर्फ किंग और क्वीन है, तो ये सारा जो वर्क है कॉलोनी के अंदर, जो सारा काम है वो क्वीन और किंग ही करते हैं। अब देखिए जब ये निम्फ न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी कि इनको न्यूट्रिशन देती है, जो फीमेल होती है ये कुछ विशेष पदार्थों को खिलाती है इन निम्फ को, या फिर अपनी सलाइवा से भी इनका न्यूट्रिशन कराती है। तो इसके बाद जब 6 महीने बीतता है तो इसमें डिफ्रेंसिएशन होने लगता है, यानी विभिन्न प्रकार की कास्ट बनना आरंभ हो जाती हैं। अब देखिए कितने तरह की कास्ट बनती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें वर्कर बन जाते हैं। वर्कर का काम क्या है? कॉलोनी के सारे काम को संचालित करना, किसी भी लकड़ी को डैमेज करना, जिस किसी कॉलोनी में रहेंगे वहाँ पर कॉलोनी बनाना, मतलब और भी चैम्बर का निर्माण करना, किसी चीज़ को डैमेज करना, काटना, फूड मटेरियल स्टोर कराना, इसके अलावा निम्फ की देखभाल करना, ये सारा काम कौन मैनेज करता है? वर्कर करते हैं। तो निम्फ से वर्कर भी, ये देखिए एक निम्फ मैंने बनाया है, तो एक निम्फ नहीं होते हैं, बहुत सारे, जितने एग होते हैं उतने निम्फ होते हैं। तो उसमें से कुछ निम्फ जो होते हैं, निम्फ का मतलब लार्वा, कुछ निम्फ जो होते हैं वर्कर बन जाते हैं, कुछ निम्फ जो होते हैं वो सोल्जर बन जाते हैं। देखिए सोल्जर का काम क्या है? कॉलोनी का प्रोटेक्शन करना। किस प्रकार से प्रोटेक्शन करते हैं ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और यहाँ पर भी प्रोटेक्शन करने का तरीका क्या है कि ये गेट पर रहते हैं, जैसे इनका जो
कॉलोनी होता है, कॉलोनी के ऊपर जो है अपना मिट्टी निकाल देते हैं, मिट्टी का बना देते हैं, टर्मिटेरियम कहते हैं उसको, मतलब मिट्टी का एक टीला बना देते हैं, उसमें जगह जगह छेद रहते हैं, उसी छेद के पास में खड़े रहते हैं। जब कॉलोनी के अलावा किसी दूसरे प्रकार के इंसेक्ट आते हैं तो ये उन पर अटैक करते हैं या फिर एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ देते हैं जिससे वो खुद ही वहाँ से चले जाते हैं। तो इनका एक स्पेशल आइडिया है। अब देखिए कॉलोनी का वर्कर का काम हो गया, यानी वर्कर बन गए निम्फ से, और इसके बाद जो है सोल्जर बन गए। इसके अलावा देखिए कंप्लीमेंट्री कास्ट बनती है, अभी इसके बारे में बता रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए, रिप्रोडक्टिव कास्ट। अब कुछ जो निम्फ होते हैं वो रिप्रोडक्टिव कास्ट में चेंज हो जाते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव कास्ट मुख्य रूप से होती है उसका ही नाम होता है कॉलोनाइजिंग एडल्ट, जहाँ से हम शुरू किए थे, और इन्हें विंग्ड एडल्ट भी कहते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखिए कंप्लीमेंट्री कास्ट क्या है। इन तीनों कास्ट के अलावा एक कंप्लीमेंट्री कास्ट भी रहती है। जब किसी इमरजेंसी केस में अगर क्वीन की या किंग की डेथ हो जाती है तो ऐसी दशा में जो ये कंप्लीमेंट्री कास्ट होती है, इनको वर्कर के द्वारा शाही जेली या रॉयल जेली खिला दिया जाता है, जिससे इसमें जो फीमेल होते हैं वो क्वीन का काम करने लगते हैं और जो मेल होते हैं वो किंग का काम करने लगते हैं। तो इस तरह से ये रिजर्व कास्ट होती है, किसी इमरजेंसी केस के लिए रखा रहता है, जिससे रहते हैं कॉलोनी में, जिसे इमरजेंसी केस में वर्कर द्वारा शाही जेली खिला करके इन्हें जो है किंग या फिर क्वीन में चेंज कर दिया जाता है। तो इस कास्ट के बारे में भी आप समझ गए। तो इस तरह से निम्फ से कई प्रकार की कास्ट बन जाती हैं, जैसे कंप्लीमेंट्री कास्ट बनते हैं, वर्कर बनते हैं, सोल्जर बनते हैं, रिप्रोडक्टिव कास्ट बनते हैं। अब जो रिप्रोडक्टिव मेन जो मुख्य रूप से रिप्रोडक्टिव कास्ट होते हैं उन्हीं को कॉलोनाइजिंग एडल्ट या विंग्ड एडल्ट कहते हैं। वही फिर न्यूक्लियर फ्लाइट के लिए उड़ जाते हैं और फिर जाकर के हवा में कॉपुलेशन करते हैं। कॉपुलेशन के दौरान फिर उनके पंख जो है गिर जाते हैं, और याद रखिए फिर लौटकर ये पुरानी कॉलोनी में नहीं आते, जहां से उड़े रहते हैं वहां नहीं आते हैं। इनका जहां पंख टूटा वहीं गिरे और वहीं फिर नई कॉलोनी का निर्माण करना शुरू कर दिए। शुरू में फीमेल अकेले होती, यानी कि फीमेल क्या मतलब क्वीन या फिर किंग दो ही होते हैं। फिर इसके बाद जो है जब एग लेइंग करते हैं फिर वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है सदस्य बन जाते हैं और एक कॉलोनी की स्थापना हो जाती है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल बार बार चलती रहती है। दोस्तों लाइफ साइकिल तो आपने समझ लिया होगा, लेकिन अभी भी आपके सामने समस्या ये है कि इसको एग्जाम में एक अच्छे सुटेबल तरीके से कैसे रिप्लाई करना है। तो फिगर ड्रा कर दिए, आप समझ ही लिए। अब आपको नीचे फिर हेडिंग डाल देना है स्वार्मिंग। स्वार्मिंग क्या है, मैंने अभी बताया कि एक प्रकार की न्यूक्लियर फ्लाइट है, एक प्रकार की उड़ान है, और उस उड़ान के दौरान कॉपुलेशन होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता देना है कि स्वार्मिंग होता क्या है, तब फिर आपको बताना है कि टर्माइट में कैसे स्वार्मिंग होती है। तो चलिए हम देखते हैं पहले स्वार्मिंग क्या है। तो आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है, व्हेन द एडल्ट इंसेक्ट ऑफ कॉलोनी टेक फ्लाइट फॉर पर्पज ऑफ मेटिंग इज कॉल्ड स्वार्मिंग। दोस्तों सीधी सी बात है कि जब एडल्ट इंसेक्ट, कॉलोनी के एडल्ट इंसेक्ट टेक फ्लाइट का मतलब उड़ान लेते हैं, उड़ते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ मेटिंग यानी मिलने के पर्पज से, मेटिंग का मतलब मिलना और मिलना का मतलब कॉपुलेशन के पर्पज से या मेटिंग के पर्पज से या मैथुन के पर्पज से उड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्वार्मिंग। बहुत ही आसान सेंटेंस में मैंने इसको बनाया है, आप ऐसे एग्जाम में शामिल करिएगा। इसके बाद फिर देखिए है, इन टर्माइट स्वार्मिंग अकर ड्यूरिंग लेट स्प्रिंग सीजन एंड अर्ली समर सीजन। देखिए यहाँ पर यह बताया गया कि ये फ्लाइट करते कब हैं, यानी कि न्यूक्लियर फ्लाइट कब करते हैं, तो लेट स्प्रिंग सीजन में करते हैं या फिर अर्ली समर सीजन में। फिर इसके बाद देखिए क्या है, इन दिस फेनामेनन द एडल्ट कॉपुलेट इन द एयर। देखिए इस दशा में, यानी कि इस फेनामेनन में, इस प्रक्रिया में, फेनामेनन मीन्स प्रक्रिया या घटना में, इस घटना में जो एडल्ट होते हैं वो कॉपुलेट हो जाते हैं, यानी कि जो मेल होता है वो फीमेल को कॉपुलेट कर देता है। एयर में ही उनका क्या हो जाता है, कॉपुलेशन हो जाता है। किस फेनामेनन में, स्वार्मिंग में। फिर देखिए ड्यूरिंग कॉपुलेशन दे सेड। ड्यूरिंग कॉपुलेशन का मतलब कॉपुलेशन के दौरान, दे का मतलब वे का मतलब कौन, यानी कि कॉलोनी के एडल्ट जो उड़े थे उनकी बात की जा रही। वे सेड का मतलब गिरा देते हैं, बिखेर देते हैं। देयर विंग्स का मतलब अपने पंखों को गिरा देते हैं। एंड कम्स डाउन ऑन द अर्थ सरफेस, और फिर जो है जायज सी बात है वो कहाँ आ जाएंगे, जमीन पर, क्योंकि अपने पंखों को क्या किए हैं, हटा दिए हैं, सेड कर दिए हैं।
इसके बाद देखिए क्या है, द किंग आल्सो लाइव विथ कीन इन द केस ऑफ टर्माइट। ये बात मैंने अभी अभी बताया आपको कि टर्माइट की केस में किंग जो होता है वो साथ रहता है, लेकिन और कई इंसेक्ट में आपने सुना है कि कॉपुलेशन के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, जो मेल होते हैं किंग। आफ्टर देन दे स्टेबलाइज न्यू कॉलोनी एंड फीमेल स्टार्ट एग लेइंग। इसी के बाद देखिए आने के बाद जब उससे जमीन पर आ जाते हैं तो फिर इसके बाद वो एग लेइंग करना शुरू कर देते हैं। फीमेल जो होती है एग लेइंग करने लगती है और फिर एक नई कॉलोनी का स्टेब्लिशमेंट हो जाता है। जब आप स्वार्मिंग लिख लेंगे, स्वार्मिंग में इतना आप दिखाइएगा, बहुत जरूरी होता है इतना दिखाना, और एकदम सटीक मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद फिर आप हेडिंग डाल देंगे एग्स एंड लार्वी, यानी कि जब एग जो कॉलोनी की स्थापना हो जाएगी तो इसके बाद अब एग्स और लार्वी की हेडिंग रहेगी, यानी कि एग लेइंग कैसे किया जाता है, उससे लार्वा कैसे बनते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, द एग्स लेइंग कैपेसिटी ऑफ क्वीन इज वेरी हाई। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसके एग लेइंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, 70 से 80 हज़ार एग लेइंग करते हैं पर डे। इट प्रोड्यूस 70,000 to 80,000 एग्स पर डे, यानी कि प्रतिदिन 70 से 80 हज़ार एग लेइंग करते हैं। एग्स आफ्टर 7 days ऑफ इंक्यूबेशन आर हैच्ड इनटू लार्वी, यानी कि 7 दिन के बाद जो एग्स होते हैं इंक्यूबेशन के दौरान, यानी सेने के बाद, इंक्यूबेशन का मतलब सेना जैसे अंडे सेना, तो इंक्यूबेशन के बाद जो एग होते हैं वो हैच करके क्या बना देते हैं, लार्वी बना देते हैं, मतलब बहुत सारे लार्वा। क्वीन फीड द फर्स्ट यंग्स विथ इट्स सलाइवा। देखिए शुरू में जो क्वीन होती है, क्वीन फीड्स का मतलब खिलाती है, फर्स्ट का मतलब शुरू में, यंग्स का मतलब छोटे बच्चों को यानी निम्फ को, विथ ईट्स सलाइवा यानी कि अपनी सलाइवा को खिलाती है, एंड अदर सिक्रीशन और कुछ अन्य सिक्रीशन भी उसको देती है। अनटिल दे आर एबल, जब तक वो एबल नहीं हो जाते, एबल का मतलब सक्षम नहीं हो जाते हैं, टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स यानी खुद की सुरक्षा करने के लिए जब तक वो सक्षम नहीं हो जाते हैं। जब आप एग्स एंड लार्वा वाली हेडिंग में ये लिख लेंगे तो आपको फिर से हेडिंग एक डालना पड़ेगा, कास्ट डिफरेंशिएशन, यानी सबसे पहले आपने स्वार्मिंग बताया, फिर इसके बाद एग एंड लार्वी बताए, इसके बाद अब कास्ट डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों जब आप हेडिंग डाल देंगे कास्ट डिफरेंशिएशन तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉलोनी, यानी कि कॉलोनी की शुरुआत में, जब कॉलोनी की शुरुआत हो रही है, ऑल द निम्फ मेटामार्फोज इनटू वर्कर्स एंड सोल्जर। शुरू कॉलोनी में जब सभी निम्फ मेटामार्फोज करते हैं, यानी निम्फ एडल्ट में चेंज होते हैं, उसको निम्फ मेटामार्फोज बोला जाता है, यानी निम्फ की मेटामार्फोसिस। ध्यान से सुनिए, सब जब शुरू में कॉलोनी की स्थापना होती है उस समय जितने भी निम्फ होते हैं वो अधिकांशतः निम्फ वर्कर में चेंज होते हैं और सोल्जर में चेंज होते हैं, साथ ही साथ उनके साथ कुछ कंप्लीमेंट्री कास्ट होती हैं वो बनती हैं। लेटर ऑन और बाद में फिर क्या होता है, लेटर आफ्टर और बाद में फिर क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनी, यानी जब कॉलोनी बन जाती है, स्थापना हो जाती है कॉलोनी की, तब क्या होता है, ऑल काइंड ऑफ कास्ट आर डिफरेंशिएटेड नॉर्मली, तब सभी प्रकार की जो कास्ट होती हैं वो नॉर्मली उनका डिफरेंशिएशन होने लगता है। कुल मिलाकर ये कहना है कि जब कॉलोनी की शुरुआत होती है तो उस समय वर्कर और सोल्जर ज़्यादा बनते हैं, और जब कॉलोनी की स्थापना हो चुकी होती है कुछ समय पश्चात तब सभी कास्ट नॉर्मल रूप से बनने लगती हैं। आखिरी लाइन में यही कहा गया है। अब इसके बाद देखिए आप ये समझ गए कि इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है और लाइफ साइकिल में आपको कैसे लिखना है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताना बाकी रह गया, यह भी कि इसका डैमेज क्या लिखना, आपको डैमेज में क्या लिखना, कैसे डैमेज करते हैं और इनका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर अभी हम तुरंत मिलते हैं तो आपको बताते हैं डैमेज एंड प्रिवेंशन कंट्रोल। डैमेज और प्रिवेंशन कंट्रोल मैं सोचा कि इसी वीडियो में हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा, लंबा वीडियो हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बता रहे हैं कि इसका डैमेज एंड प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे किया जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।